Hello everyone, this is Shivam and today is 28th of October 2022 and please if you like my video, like, share and subscribe. So here are the news that we'll be taking today. So I'll be showing you the slides one by one and thereafter I'll be covering. So the first news is related to the Reserve Bank who is going to hold additional monetary policy meeting on November 3rd. Second is Indian Russian oil binge sends Middle East import to 19-month low trade. Third is European Central Bank raises interest rate by 75 basis point to fight the record inflation. Fourth is energy prices to fall 11% in 2023 as economic slowdown according to the World Bank study. The fifth is Infibeam Avenues gets RBI's in principle approval nod for payment aggregator license. Russia among the top 5 steel exporters to India in half year financial year 23. And the new polio cases found in nations due to pause in the immunization during the COVID times. The lastly, India likely to see biggest jump in the energy demand globally, says Indian Energy Association. So these are the news that I'll be taking one by one. So without wasting time, let's get started. So the first news is Reserve Bank of India to hold additional monetary policy meeting ऑन नवंबर 3rd. सो यू नो व्हाट, एक्चुअली मैं हिंदी में बेसिकली इसे कवर करूँगा. तो आरबीआई जो है वो अचानक से डिसाइड किया है कि इट इज़ गोइंग टू होल्ड मीटिंग हाँ ऑन नवंबर 3rd. तो ये मीटिंग किसका होगा? मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग चलेगा. तो इसमें बेसिकली जो 6 मेंबर मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है वो मीटिंग में आएंगे और बेसिकली डिसाइड करेंगे कि क्या आगे का स्टेप लेना चाहिए बिकॉज ऑफ द राइजिंग इन्फ्लेशन. तो ये अचानक से मीटिंग रखा जा रहा है क्योंकि आरबीआई जो है इन्फ्लेशन टारगेट को है वो अचीव नहीं कर पाया. जो भी हमारा इन्फ्लेशन टारगेट है जो फिक्स बाय द मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर्स, तो इन्फ्लेशन टारगेट बेसिकली 4+-2% का रहता है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के का जो फ्रेमवर्क है. हाँ, और क्योंकि ये जो टारगेट को अचीव नहीं कर पाया था, इट इज़ द इन्फ्लेशन रेट इज़ एबव 6% इन द लास्ट 3 क्वार्टर्स. दैट इसलिए ऐसा लास्ट 3 क्वार्टर में है. तो फिर इनको जो है जवाब देना पड़ता है गवर्नमेंट को. अगर आरबीआई जो है 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट रहता है फॉर 3 क्वार्टर्स, हाँ, देन आरबीआई को क्यों फेल हुआ है उनका पॉलिसीज़, इसका जवाब देना पड़ता है और इसका क्या रेमेडियल मेजर्स किया लिया जा सकता है ताकि ये इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल आ जाए. इसलिए ये मीटिंग को रखा जा रहा है. तो जो एवरेज सीपीआई इन्फ्लेशन जो है बेसिकली आरबीआई इन्फ्लेशन रेट को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मेजर करता है. एक और है होलसेल प्राइस इंडेक्स, बस आरबीआई यूजेस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एज ए इंडेक्स फॉर इन्फ्लेशन. दैट शुड बी विद इन 4+-2% जैसे मैंने बोला. हाँ, फॉर 3 क्वार्टर्स अगर नहीं रहा तो जवाब देना पड़ता है. तो राइट नाउ अगर हम सितंबर 2022 का बात करें तो कितना इन्फ्लेशन रेट था? इट वाज अराउंड 7.41%. तो 7.41% इज ग्रेटर देन 6% और ये बेसिकली लास्ट 2 क्वार्टर से चल रहा है. तो इन्फ्लेशन का 4+-2 करें तो 2 से लेकर के 6% तक इन्फ्लेशन हो सकता है. दिस इज द लोअर थ्रेशोल्ड एंड दिस इज द अपर थ्रेशोल्ड. ठीक है, पर ये ब्रीच कर गया तो फिर करना पड़ रहा है. अगर हम स्टैट्स का बात करें तो सीपीआई जो है, हाँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 4% से ज़्यादा रहा है. कितने? लास्ट 3 ईयर से, लास्ट 36 मंथ से इन्फ्लेशन हैज़ बीन ग्रेटर देन 4%. तो आरबीआई का टारगेट रहता है कि ये 6 और 2 के बीच में रहे, पर ऐसा हो नहीं पाया है तो इसलिए जवाब देना पड़ रहा है. ईयर 2022 क्योंकि इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल में नहीं है तो आरबीआई ने रिपीटेडली रेपो रेट को जो है वो बढ़ाया. रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट इज़ बेसिकली जैसे ये आरबीआई है, हाँ, और कोई दूसरा कोई एक बैंक है, राइट. आरबीआई है और बैंक है और इस बैंक को अगर जो है पैसे चाहिए होता है तो इन द फॉर्म ऑफ द लोन ओवरनाइट अगर पैसे चाहिए या आरबीआई से शॉर्ट टर्म मनी चाहिए तो फिर बैंक क्या करता है? जो भी अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसको आरबीआई को देता है. हाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई को देता है और बदले में आरबीआई से पैसे देता है कुछ इंटरेस्ट रेट पे. हाँ, तो ये रुपीज़ देता है आरबीआई. जो भी इंटरेस्ट रेट रहता है उसे ही रेपो रेट बोलते हैं. और ये बाद में जो है बैंक चाहे तो ये पैसा लौटाकर और ये अपना सिक्योरिटी वापस ले सकता है. तो रेपो इसलिए बोला जाता है. REPO मतलब होता है रीपर्चेज. रीपर्चेज ऑपरेशन, जो भी रीपर्चेज किया जाता है, ये जो सिक्योरिटी बैंक देता है आरबीआई को उसको रीपर्चेज करके वापस पैसा कर सकता है. तो रेपो रेट अभी राइट नाउ कितना है? 5.90% है रेपो रेट. और अगर हम बात करें आरबीआई ने पिछले, हाँ, एक साल में दैट इज ईयर 2022 में 190 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज कर चुका है अभी तक रेपो रेट को. ये बेसिस पॉइंट क्या होता है? 1/100th को बोलते हैं हम लोग बेसिस पॉइंट. दैट इज 0.01%. दैट इज 0.01% इज नोन एज 1 बेसिस पॉइंट. ठीक है,
1 बेसिस पॉइंट इज़ 0.01%। तो आरबीआई ने रिपीटेडली बढ़ाया है, अभी तक इस साल 190 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट 1.9%, 90% से इंक्रीज कर रखा है। तो ये सब ऐसा हो क्यों रहा है? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द डिसरप्शन बिहाइंड ऑल दिस? अगर हम बात करें तो मेन रीज़न वही है, क्या हम आप लोग ऑब्वियसली गेस कर सकते हो कि कोविड-19 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, क्यों इससे जो भी डिसरप्शन आया था। सेकेंड रीज़न क्या बोल सकते हैं? दिस वन फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न ऑफ कोर्स अगेन रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, जैसे कि सप्लाई साइड डिसरप्शन हुआ, सप्लाई में कम हुआ, तो फिर इससे प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ बढ़ गए। प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ बढ़ने से ऑब्वियसली इन्फ्लेशन होगा। तो रशिया यूक्रेन का जो भी कन्फ्लिक्ट है उसके कारण। और तीसरा ऐसा माना जाता है कि डिले जो किया है आरबीआई ने, डिले इन इंक्रीजिंग द रेपो रेट, हाँ, डिले इन इंक्रीजिंग रेपो रेट, ये भी एक कारण है। बेसिकली आरबीआई के मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स का ही मानना है कि आरबीआई शुड हैव इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट वेल इन द मिड ऑफ 2021, मिड या फिर एटलीस्ट लास्ट पार्ट ऑफ 2021। सो अगर ऐसा करते तो शायद ये इन्फ्लेशन 6% को क्रॉस नहीं करता, इफ दे कुड हैव टेकन इनिशिएटिव बिफोर हैंड। सो दीज आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच द आरबीआई को अचानक से मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग को बिठाना पड़ रहा है, एंड दे हैव टू टेल व्हाई द सीपीआई हैज़ बीन सो मच फॉर 3 क्वार्टर्स, लास्ट 3 क्वार्टर्स। तो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का मैं रिपीटेडली आपको बताता रहता हूँ क्या डिफरेंस है। तो ये याद रखिएगा, सीपीआई इंक्लूड्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होता है सीपीआई में, वेयरएज डब्ल्यूपीआई में सिर्फ और सिर्फ गुड्स इंक्लूड होता है। ठीक है, ये वीकली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, वीकली बेसिस पे इसका डेटा आता है, इसका मंथली बेसिस पर आता है। और सीपीआई का बात करें तो सीपीआई रूरल के लिए अलग निकाला जाता है, अर्बन के लिए अलग। अराउंड 400 समथिंग 460 अराउंड कमोडिटीज़ होते हैं, और इसमें 670 के अराउंड गुड्स को लिया जाता है। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों लिया जाता है। तो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस कि इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आते हैं सीपीआई में, डब्ल्यूपीआई में सिर्फ गुड्स आते हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। So coming to the next news is India-Russia oil binge sends Middle East import to 19-month low according to the trade data। तो इंडिया और रशिया का जो है रिसेंटली जो है रिलेशन काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया है एज फार एज ट्रेड इज़ कंसर्न, और जो है रशिया से इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है इंडिया कंपेयर टू द मिडिल ईस्ट कंट्रीज़। अब जो कि ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में क्या आते हैं? मिडिल ईस्ट कंट्रीज बेसिकली इंक्लूड ईरान हो गया, हाँ, ईरान, इराक, इसराइल इज़ अ मिडिल ईस्ट कंट्री, देन कुवैत, हाँ, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, और सऊदी अरेबिया, ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया है, यूएई है, येमेन है। दिस आर द कंट्रीज दैट कम इन द मिडिल ईस्ट। ये सब मिडिल ईस्ट कंट्रीज में आते हैं। तो ऑयल इंपोर्ट जो है इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज से जो है सितंबर मंथ का अगर बात करें तो ये 19 मंथ के लो में आ चुका है। अगर आप मेरे से पूछो कि रैंकिंग क्या, इंडिया ऑयल किससे किससे इंपोर्ट करता है, किस रैंक के बेसिस पे इंडिया ऑयल का जो इंपोर्ट करता है, हाँ, तो रैंकिंग में सबसे पहले इंडिया सबसे ज़्यादा करता है इराक से। फर्स्ट कम्स इराक, देन सेकंड कम्स रशिया, एंड थर्ड इज़ सऊदी अरेबिया। बेसिकली सऊदी अरेबिया जो है पहले सेकंड नंबर पे था, अब ये रशिया थर्ड पे था, तो रशिया अब सेकंड में आ गया, बिकॉज रशिया से ऑयल इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए रशिया ऊपर आ गया है। तो रशिया का अगर हम बोले तो राइट नाउ जो अगर लास्ट ईयर से कंपेयर, लास्ट सितंबर मंथ से कंपेयर करें तो इट हैज़ इंक्रीज बाय 4.6% इंपोर्ट बढ़ गया है। दैट इज़ अराउंड 896,000 बैरल्स पर डे अब हमारा इंपोर्ट हो रहा है रशिया से। और सितंबर का अगर एग्जैक्टली हम डेटा बोले तो वी इम्पोर्टेड 3.91 मिलियन बैरल्स पर डे। हाँ, सिर्फ ऑयल का बोले तो हम लोग का ऑयल का एज ए ओवरऑल जो है इंपोर्ट घटा है, 3.91 मिलियन बैरल्स पर डे हो गया है कम, मतलब कि 5.6% के अराउंड जो है ऑयल का इंपोर्ट जो है वो घटा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो ऑयल इंपोर्ट हैज़ डिक्रीज्ड, लेकिन रशिया से वी हैव इंक्रीज, दैट इज़ अराउंड 4.6%। तो ऑयल इंपोर्ट अगर मिडिल ईस्ट से, सिर्फ अगर हम मिडिल ईस्ट का बात करें कि ये जो मैंने लिखा ऊपर में मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़, ये इन कंट्रीज़ का अगर हम बात करें तो दैट हैज़ डिक्रीज्ड। ये यहाँ से ऑयल ऑफ कोर्स इंपोर्ट डिक्रीज हुआ है, दैट इज़ अराउंड 2.2 मिलियन बैरल पर डे हो गया है। हाँ, ये जो ऑयल का हमने डेटा दिखाया एग्रीगेट एज ए होल ये डिक्रीज किया है 5.6%, मिडिल ईस्ट में जिसमें कि अराउंड डिक्रीज हुआ 16.2%। सो दिस इज़ ए हेवी डिक्लाइन फ्रॉम मिडिल ईस्ट अगर हम अगस्त से कंपेयर करें तो रशिया से हमारा जो है इंक्रीज़ किया है ऑयल का इंपोर्ट, मिडिल ईस्ट से डिक्रीज़ किया है, और अगर हम ओवरऑल बोले तो इट हैज़ डिक्रीज्ड, ऑयल इंपोर्ट हैज़ डिक्रीज्ड।
सो पहले जो है रशिया कंट्रीब्यूट करता था, अगर हम बात करें तो पहले रशिया यूज टू कंट्रीब्यूट अराउंड 19% ऑफ द ऑयल जो हम इंपोर्ट करते थे, और मिडिल ईस्ट अराउंड 59% था। और अब अगर हम अब का सिनेरियो का बात करें तो अब इट इज़ रशिया इज़ कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 23% और मिडिल ईस्ट बेसिकली 56.4%, सो देयर इज़ अ डिक्लाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। अगर हम रशिया का बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट रशिया, राइट, रशिया के मेन जो इंपोर्टर्स है वो पहले नंबर पे आता है चाइना। चाइना इज़ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया एंड सेकंड कम्स इंडिया। तो इंडिया इज़ रैंक सेकंड फ्रॉम रशिया। और उसी तरह इसका राइट यहाँ भी रशिया का सेकंड रैंक है, इंडिया जो इंपोर्ट करता है ऑयल इंपोर्टर्स इराक से, रशिया से और सऊदी अरेबिया से। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। नेक्स्ट वी कम टू द interesting news that European Central Bank has raised the interest rate by 75 basis points. तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक हम जानते थे वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता ही, ये काफ़ी न्यूज़ में था और बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस था कि वो बढ़ाना ही था, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बहुत डबल डिजिट ग्रोथ रेट पे चला जा रहा है, बेसिकली जिसे हम लोग गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। बहुत स्पीड में इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो ये इन्फ्लेशन क्यों हो रहा था यूरोपियन यूनियन में। अगेन एवरीथिंग इज़ नोन टू ऑलमोस्ट एवरीवन, वी कैन से दैट ये हायर एनर्जी प्राइसेस की वजह से। और हायर एनर्जी प्राइस क्यों हो रहा था हमें पता है, क्योंकि रशिया ने अपना जो गैस है वो सप्लाई बंद कर दिया था। यूरोप का सैंक्शन लगा था तो फिर वो गैस का सप्लाई बंद हो गया है। दूसरा बोल सकते हैं कि पैंडेमिक के वजह से, जो कि पैंडेमिक कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो सप्लाई साइड्स थे वो सब मैन्युफैक्चरिंग ये सब कम हो गया था, तो ऑफ कोर्स सप्लाई घट गया। और तीसरा कि जो पेंट अप डिमांड था वो बढ़ गया। जो कोरोना के टाइम में डिमांड कम था वो अचानक से बढ़ गया, तो फिर डिमांड बढ़ने से तो एक्चुअली अगर ग्राफिकली समझने का प्रयास करें, दिस इज़ द प्राइस एंड दिस इज़ द क्वांटिटी, डिमांड क्वांटिटी है जो भी है, दिस इज़ द सप्लाई कर्व, हाँ, एंड दिस इज़ द डिमांड कर्व। तो क्या हुआ कि सप्लाई जो है वो घट गया, मतलब सप्लाई लेफ्टवर्ड चला गया। और तो सप्लाई अगर कम होता है तो देखिए प्राइस यहाँ पहुँच गया। पहले प्राइस यहाँ पर था, इस पी नॉट था, अब प्राइस P1 हो गया। ठीक है, तो सप्लाई घट जाने से, सप्लाई इधर घट जाने से जो है प्राइस वो बढ़ गया। पी नॉट नीचे है, P1 हो गया। अब क्या हो गया कि डिमांड भी ऊपर से और बढ़ गया, पेंट अप डिमांड। देखिए यहाँ पॉइंट नंबर 2 में हमने क्या देखा कि सप्लाई जो है वो घट गया तो लेफ्टवर्ड चला गया। पॉइंट नंबर 3 में डिमांड, पेंट अप डिमांड बढ़ गया तो डिमांड जो है राइटवर्ड शिफ्ट किया। तो अब ये सप्लाई नया ये है और ये नया D1 है डिमांड। तो अब प्राइस देखिए कहाँ पहुँच गया, यहाँ तक आ गया। तो प्राइस हैज़ इंक्रीज फ्रॉम P0 टू P1 टू P2। तो जैसे सप्लाई घटेगा या फिर डिमांड बढ़ेगा, हाँ, तो उससे प्राइस बढ़ेगा। तो इसलिए, और प्राइस इंक्रीज को ही हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड व्हाई द यूरोपियन सेंट्रल बैंक हैड, in order to control the inflation, had decided to increase by 75 basis point। basis point आप जानते क्या होता है, 0.01% is 1 basis point, 1 basis point, ठीक है। इसके बाद तो ये यूरोपियन यूनियन में बेसिकली जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक अगर इंटरेस्ट रेट रेज करता है तो ये कितने कंट्रीज को इफेक्ट करेगा, इट विल इफेक्ट 19 कंट्रीज। ये भी यूरोपियन यूनियन में कंट्रीज है, यूरो एरिया जो इसमें कि यूरो चलता है, तो इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट 19 कंट्रीज। 19 कंट्रीज का इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज, हाँ। और ये लास्ट 3 मंथ का अगर बात करें, बहुत ही एग्रेसिवली यूरोपियन सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है। लास्ट 3 मंथ का बात करें तो इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 2%। इंडिया में 190 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया गया था लास्ट 1 ईयर में, जैसे 2022 में, दैट्स अराउंड 1.9%। और यूरोपियन यूनियन में लास्ट 3 मंथ्स में ही अराउंड 2% का इंक्रीज कर दिया गया है। राइट नाउ अगर हम इन्फ्लेशन रेट का बात करें, इंडिया में तो 7.41% है, हमें पता है। यूरोपियन यूनियन में अराउंड 9.9% है, हाँ, ऑलमोस्ट गोइंग टू रीच द डबल डिजिट रेट। और इन्फ्लेशन अगर यूएस का बात करें तो इट इज़ अराउंड 8.2%। सो बिकॉज सारे कंट्रीज़ में, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये लोग रेट हाइक कर रहे हैं। और यूएसए में भी इट इज़ एक्सपेक्टेड कि नवंबर 2nd 3rd में जब फेडरल रिजर्व्स बैठेंगे मीटिंग 1 में, तो ऑब्वियसली इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 75 बेसिस पॉइंट से वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे, दैट इज़ 0.75% से। सो और यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स बेसिकली फोकस कर रहा है इन्फ्लेशन पे, हाँ। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये स्टेप लेने से शायद 2.3% तक चला जाए इन्फ्लेशन रेट बाय ईयर 2024। 2023 में माइट भी कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, इसलिए इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इन्फ्लेशन रेट 2024 में स्टेबलाइज होगा। सो दिस वाज ऑल न्यूज़ रिलेटेड टू द यूरोपियन सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एनर्जी प्राइसेस जो है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 11% वो फॉल करेगा इन 2023। राइट नाउ इट इज़ ईयर 2022। तो ये ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है।
और राइट नाउ जो है, जो एनर्जी प्राइसेस है वो बढ़ रहा है। तो राइट नाउ एनर्जी प्राइस क्यों बढ़ा, आप बोलोगे व्हाट इज़ द रीज़न? तो पहला रीज़न ये है कि डिप्रिशिएशन हो रहा है बहुत सारी इकोनॉमी का, जो है करेंसी और डिप्रिशिएशन। अगर हम अपना ही इकोनॉमी का बात करें तो अभी अराउंड 82.6 चल रहा है, कभी मतलब 82 83 के बीच में चल रहा है। दैट इज़ पर डॉलर, रुपीज़ पर डॉलर। हाँ, तो ये ये करेंसी डिप्रिशिएट हो गया, मतलब अब $1 के लिए हमें 183 मतलब 83 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ द डिस डिप्रिशिएशन ऑफ करेंसीज। जो फूड और एनर्जी का जो भी हम जैसे फ्यूल परचेस करते हैं, हाँ, फ्यूल के लिए अब हम लोग ज़्यादा पैसे इन पे कर रहे हैं क्योंकि हमारा करेंसी डिप्रिशिएट कर गया है। तो जो भी इंडस्ट्रीज अब ये वाला ऑयल को यूज़ करेगा, वो अपना जो प्रोडक्ट बनाएगा, दैट वो प्रोडक्ट का में अपना फ्यूल का दाम को भी जोड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जो उसका प्रोडक्ट का है उसका प्राइस को ज़्यादा रखेगा, तो और तो इस तरह से सारे चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है। तो इसी को हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो ये करेंसी डिप्रिशिएट होने से दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स द इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट कर देता है। ये तो एक रीज़न हो गया। और फिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि 2023 में एनर्जी प्राइसेस विल फॉल बाय 11%? बिकॉज इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इकोनॉमी भी स्लो डाउन हो जाएगा। जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा तो सारे सेंट्रल बैंक्स जो है वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लोन जो इंडस्ट्रीज लेते थे वो कम लेंगे, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो कंट्री में कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कम होगा तो आउटपुट कम, तो फिर इन्वेस्टमेंट कम होने से क्या होता है, इकोनॉमी स्लो हो जाएगा, ग्रोथ रेट जो है इकोनॉमी का स्लो हो जाएगा। हाँ, ग्रोथ कम हो जाएगा। तो इस कारण से है इट इज़ एक्सपेक्टेड कि एनर्जी प्राइस फिर फॉल करेगा। ये ऐसा साइकिल सा चलता रहता है। हाँ, इन्फ्लेशन होता है, फिर डिफ्लेशन, फिर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। तो इसी साइकिल की वजह से इट इज़ एक्सपेक्टेड कि एनर्जी प्राइसेस फॉल होगा। 2023 में इट इज़ एक्सपेक्टेड, अगर हम बाय क्वांटिफिकेशन के फॉर्म में, क्वांटिफाइड फॉर्म में बात करें, 2023 में एक्सपेक्ट किया जाता है कि प्राइसेस जो है एनर्जी का वो 11% डिक्लाइन करेगा, और 2024 में इट इज़ एक्सपेक्टेड कि प्राइसेस विल डिक्लाइन बाय 12%। तो ये पर बैरल जो कॉस्ट है, जो प्राइस जो है, पर फिर भी अगर हम लास्ट 5 साल का एवरेज प्राइस ले, ठीक है, लास्ट 5 साल का P1 P2 P3 P4 P5, ठीक है, इसका अगर हम एवरेज जो भी प्राइस आएगा PA, हाँ, दैट एवरेज प्राइस जो है वो ग्रेटर देन 50% रहेगा। जो प्राइस रहेगा इन ईयर 2023, हाँ, प्राइस इन ईयर 2023 वो ग्रेटर देन 50% ऑफ दिस एवरेज प्राइस रहेगा। फिर भी मतलब ओवरऑल प्राइस विल रिमेन हाई, दो इस साल देर विल बी डिक्लाइन इन लेवल ऑफ द प्राइस बाई 11%। ठीक है, 2023 में जैसे अगर हम बात करें तो 2023 में इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये $92 पर बैरल ऑफ ऑयल रहेगा। ठीक है, और बेसिकली 5 ईयर एवरेज जो है वो अराउंड $60, हाँ, $60 पर बैरल आएगा अगर 5 साल का एवरेज ले तो ये 60 से 90 मतलब अराउंड 30 रुपीज़, $30 पर बैरल ये इंक्रीज कर गया अराउंड 30 से। तो दैट इज जो 60 था इसका 50% 30 से इंक्रीज हुआ, मतलब 60 + 30 इज इक्वल टू 90, दैट इज 92 अप्रॉक्स। तो दैट इज अराउंड मोर देन 50%। तो इन 2005 ईयर एवरेज ये PA बेसिकली $60 पर बैरल होगा, एंड दिस इज अराउंड 92 या 90 बोल सकते हैं, $90। तो देयर इज ए इंक्रीज बाय 50%, दैट इज 30, 60 + 30 इज इक्वल टू 90। सो ऐसा रिलेशन है। एक बैरल में कितना ऑयल होता है, दिस अ वेरी important question that everyone should know and most of us do not basically. It is 158 point something होता है, it is 159 liters of oil रहता है एक बैरल में। तो ये याद रखिएगा। So this was all the news that related to energy price that is expected. अगेन ये प्राइस जो राइज हुआ है वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस के वजह से हुआ है, और जो भी इस प्राइस के वजह से इन्फ्लेशन रेट ट्रिगर होगा। और हाँ, 2023 में एक और पॉइंट था कि इट इज़ गोइंग टू बी ए ला लीना ईयर। बेसिकली दो इफेक्ट होता है, एल नीनो एंड ला लीना। एल नीनो में क्या होता है कि हमारे कंट्री में, इंडिया में बेसिकली सूखा पड़ जाता है, मानसून वीक हो जाता है। ला लीना में हमारे कंट्री में, इंडिया में मानसून अच्छा होता है, देयर इज़ ए गुड रेनफॉल बिकॉज ऑफ द ला लीना इफेक्ट। लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ला लीना इफेक्ट के वजह से मानसून थोड़ा वीक हो जाता है। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट द इन्फ्लेशन रेट इन द कमिंग ईयर्स।
2023. Next is Infibeam avenues get RBI in principle not for payment aggregator license. हाँ, तो RBI जो है वो पहले तो समझ लेते हैं कि ये पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है। तो पेमेंट एग्रीगेटर उन एंटिटीज़ को बोलते हैं, ये पेमेंट एग्रीगेटर जो यहाँ पे लिखा है, हाँ, ये बेसिकली उन एंटिटीज़ को बोलते हैं जो कि ई कॉमर्स साइट्स या ई कॉमर्स मर्चेंट को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो उसको जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, उसमें बहुत सारा जब हम लोग शॉपिंग करते हैं तो लास्ट में बहुत सारे पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं हमारे कस्टमर्स के लिए, और हम लोग उसी के थ्रू मल्टीपल पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट आते हैं, और उन मल्टीपल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लोग पेमेंट करते हैं। जैसे रेजर पे आ गया, वन पे आ गया, पाइन लैब्स है, तो बहुत सारे पेमेंट प्रोवाइडर है। फिर स्ट्राइप्स है, वन पे, तो ये सारे पेमेंट प्रोवाइडर का ऑप्शन प्रोवाइड करता है पेमेंट एग्रीगेटर्स। और इससे क्या होता है, मर्चेंट को अपना कोई सेपरेट पेमेंट इंटीग्रेशन सिस्टम नहीं बनाना पड़ता है। सो दैट फैसिलिटेट्स ट्रांजैक्शन वाइल इन द ई कॉमर्स सेक्टर। तो और एज टू वर्क एज ए पेमेंट एग्रीगेटर जो है, उसके लिए आरबीआई से इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ता है। विदा आरबीआई के अप्रूवल का ऐसा नहीं कर सकता है। तो आरबीआई ने इन 2020 में जो है ये गाइडलाइंस लॉन्च किया था कि सिर्फ वही फॉर्म्स जो है पेमेंट एग्रीगेटर का काम कर सकते हैं, पेमेंट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं टू मर्चेंट्स, जो आरबीआई से अप्रूवल लेगा। और पर इसमें एक रिलैक्सेशन था कि बैंक्स को है दे कैन प्रोवाइड द पेमेंट सर्विस एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। बैंक्स कर सकता है बिना आरबीआई के अप्रूवल के, पर हाँ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज वगैरह को अगर ऐसे एक्ट करना है तो दे हैव टू टेक परमिशन, दे नीड टू टेक दिस, डज नॉट नीड टू टेक परमिशन। सो रिसेंटली जो है इन्फीबीम एवेन्यूज़ है, इसको भी एज ए पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस दे दिया गया है। नाउ दिस कैन ऑल्सो लॉन्च इट्स पेमेंट फैसिलिटी। पहले बहुत सारे और भी जो पेमेंट एग्रीगेटर है, जैसे स्ट्राइप्स था, स्ट्राइप्स है, वन पे है, हाँ, फिर पाइन लैब्स है, पाइन लैब्स, रेजर पे है। These are all the payment aggregators that we have already seen. Now Infibeam has also been given the license. Now coming to the next news is related to the Russia, that is who has become the top 5 steel exporters to India in half year financial year 23 में। तो हाफ ईयर फाइनेंशियल ईयर 23 का पीरियड बेसिकली हो गया अप्रैल से लेकर के, फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, मार्च से लेकर के मार्च तक होता है। तो ये हाफ ईयर हो गया अप्रैल टू सितंबर। तो इन हाफ ईयर में जो है रशिया जो है टॉप 5 स्टील एक्सपोर्टर्स है। तो अगर हम लोग बात करें टॉप 5 में, फिर कौन कौन है स्टील का एक्सपोर्ट कौन कौन करता है इंडिया को, विच आर द कंट्रीज दैट आर एक्सपोर्टिंग। तो अगर हम रैंकिंग वाइज बोले तो सबसे पहले आता है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। उसके बाद आता है चाइना। हाँ, चाइना के बाद कौन आएगा, इट्स जापान। फोर्थ कम्स इंडोनेशिया एंड हु इज़ द फिफ्थ वन इफ यू कैन गेस, ऑफ कोर्स रशिया। तो रशिया सबसे फिफ्थ में आ गया है। तो ये ऐसा इंक्रीज क्यों हुआ है, वाई इट हैज़ बिकम द टॉप 5 स्टील एक्सपोर्टर्स इन इंडिया? ऑफ कोर्स कुछ चीप रेट पे दे रहा होगा तभी हो रहा है। तो सबसे पहले जो कि रशिया अलाउ कर दिया कि वी कैन प्लेस ऑर्डर फॉर द स्टील। हाँ, स्टील के लिए अगर हमें करना है, वी कैन ऑर्डर स्टील इन रबल नाउ, दैट इज़ जो भी रशिया का जो करेंसी है, हाँ रबल में अब हम लोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, रशिया का जो भी करेंसी है हमारे रेस्पेक्ट में वो थोड़ा चीप पड़ जाता है। फिर उसके बाद जो यूरोपियन मार्केट्स है, यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज़ है, उन सैंक्शन लगाने के वजह से इसका डिमांड ख़त्म हो गया है स्टील का वहाँ से। तो डिमांड ख़त्म होने से फिर प्राइस ऑफ कोर्स कम हो जाता है, तो फिर हमें इसका फ़ायदा हो रहा है। तो क्लोजर ऑफ डिमांड फ्रॉम द यूरोपियन मार्केट, ये एक रीज़न है। और फिर रशिया ने और भी तरह का पेमेंट मोड हमें अलाउ किया है कि ऑल्टरनेट करेंसीज़ में हम लोग कर सकते हैं। हमें ज़रूरी नहीं कि हमें डॉलर या रबल में ही पे करें। वी कैन डू इट इन दिरहम्स में, अगर जो भी हमें दिरहम्स अगर मिल रहा है, या फिर कोई भी और दूसरे करेंसी रियन में कर सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैसिलिटी कि इंडिया तो चाहता है कि वो डॉलर ना दे किसी दूसरे कंट्री को, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व्स अगर इंडिया के पास रहता है तो इससे क्या होता है, कंट्रोल, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहता है, और जो एक्सचेंज रेट है वो डिप्रिशिएट नहीं करता है हमारा, अगर फॉरेक्स रिजर्व्स अच्छा से मेंटेन है। तो अगर रिजर्व्स खत्म हो जाता है तो करेंसी हमारा डिप्रिशिएट होने लगे तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा, तो दैट इफेक्ट्स।
इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमारा इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट करते हैं वो हमें ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं, इसलिए बढ़ जाता है। तो अगर हम स्टील इंपोर्ट का बात करें तो रशिया से देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन अराउंड 223% इंक्रीज हुआ है, जंप। जो फाइनेंशियल ईयर 23 में अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल 23 क्या हुआ, मार्च 2022 से मार्च 2023 तक। तो फाइनेंशियल ईयर 23 में अराउंड 141 मिलियन वर्थ ऑफ इंपोर्ट हुआ है रशिया से। और फाइनेंशियल 22 में ऑफ कोर्स कम था, तो कितना कम था, अराउंड 44 मिलियन वर्थ डॉलर्स ऑफ मिलियन 44 मिलियन डॉलर वर्थ ऑफ स्टील हुआ था। तो 44 से ये 141 चला गया। सो देर इज अराउंड 223% जंप ईयर ऑन ईयर। So this was news related to the steel import. Next is new polio cases found in nation due to the pause in the immunization during the corona. तो ऑफ कोर्स जो कोरोना के टाइम में था, जो वैक्सीनेशन था, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, वो कम हो गया, जिस कारण की नया केसेस देखा जा रहा है, पोलियो केसेस ये फिर से वापस आ गया है। तो इम्यूनाइजेशन ही इसका एक सॉल्यूशन होता है, पर इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ इसलिए केसेस फिर से आ गया। ये सिर्फ हमारे कंट्रीज़ में नहीं, यूएस और यूके में भी, यूएस यूके मोजाम्बिक में, MOZAMBIQUE मोजाम्बिक में भी पाया गया है। और ये बहुत सा और भी जगह वर्ल्ड में होगा, पर अभी वहाँ टेस्ट नहीं हो पाया है। तो दिस इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न कि इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ, तो फिर इस कारण से ये बढ़ गया। इंडिया को बेसिकली जो है 2014 में, हाँ, इंडिया और प्लस इंडिया के साथ साथ 10 और कंट्रीज़ को है साउथ एशिया में, जो भी सारे साउथ एशियन कंट्रीज हैं, बेसिकली पोलियो सबसे ज़्यादा साउथ एशियन नेशंस में था। इनको जो है पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। हाँ, कब किया गया था, इन 2014 में। तो 2014 में पोलियो फ्री डिक्लेयर किया था, पर फिर से अभी केसेस आने लगे हैं इन कंट्रीज़ में, सिर्फ इंडिया में नहीं, इन कंट्रीज़ में भी आने लगे हैं। सो इसलिए ये पोलियो का कोई भी जो इस टाइप का जो बीमारी होता है, वो तब तक इरेडिकेट नहीं होता। अगर हमें इरेडिकेट करना है तो एक केस भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फैलने लगता है, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है। तो इसलिए इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस देयर शुडंट बी एनी केस, एक केस भी नहीं रहेगा, तभी ये स्टॉप किया जा सकता है, नहीं तो हमेशा के लिए ये परसिस्ट करेगा। सो केयर हैज़ टू बी टेकन कि वैक्सीनेशन बिल्कुल टाइम पे हो, दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन, इम्यूनाइजेशन टाइम पे हो। नेक्स्ट न्यूज़ इज इंडिया इज लाइकली टू बी सी द बिगेस्ट जंप इन द एनर्जी डिमांड ग्लोबली। तो डिमांड जो है वो राइज कर इट इज़ एक्सपेक्टेड कि डिमांड जो है 3% एनुअली राइज करेगा। हाँ, और ये एनुअली क्यों राइज करेगा, तो इसका बिगेस्ट दो कारण अगर बात करें व्हाई देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन द एनर्जी डिमांड, तो पहला कारण हो जाएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो इंडस्ट्रीज है बहुत रैपिडली बढ़ रहा है, तो दैट दिस इज द मेजर कंज्यूमर ऑफ एनर्जी। और दूसरा है अर्बनाइजेशन, जो अर्बन, जो हम लोग विलेज में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा अर्बन की ओर आ रहे हैं। देयर इज़ अ रैपिड अर्बनाइजेशन, मतलब जो अर्बन एरिया है वो एक्सपैंड कर रहा है। हाँ, धीरे धीरे एरिया एक्सपेंशन के वजह से अर्बन एरियाज़ में ये जो एनर्जी कंजम्पशन है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू द रूरल एरियाज। इसलिए ये दिस टू आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच देयर कैन बी इंक्रीज ऑफ 3% एनुअली। तो और इस इन एनर्जी कंजम्पशन में अगर बात करें तो हम वी आर गोइंग टू मीट मोस्टली बाय यूज़ ऑफ कोल जो कि 1/3 ऑफ द एनर्जी डिमांड को सेटिस्फाई करेगा बाय 2030 तक। हाँ, तो और इंडिया का अगर बात करें पॉपुलेशन वाइज, तो ये भी एक रीज़न है जिसके कारण कि एनर्जी डिमांड बढ़ रहा है। पॉपुलेशन, इंडिया जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा बाय 2025, चाइना को भी सरपास कर देगा। और ऑफ कोर्स पॉपुलेशन इंक्रीज, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन तीनों मिला के दैट इज़ गोइंग टू बी ए बिग रीज़न। और रशिया जो है इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फॉसिल फ्यूल रहेगा। हाँ, और ऑफ कोर्स रशिया के पास बहुत ज़्यादा गैस है, ऑयल है। सो दैट इज़ द रीज़न बिकॉज ऑफ विच द रशिया कैन बी इज़ गोइंग टू बी द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फॉसिल फ्यूल। और इसका जो ग्लोबल मार्केट रहेगा गैस सप्लाई के लिए, दिस रशिया इज़ गोइंग टू बी द एपिसेंटर, स्पेशली यूरोप में ही। अभी हम देख रहे हैं कि रशिया गैस सप्लाई बंद कर दिया तो यूरोप में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गया, लोगों के पास फ्यूल नहीं है कि वो अपने घर को हीटेड रख सके। अभी तो ठंडा का मौसम है और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और इंडिया शुड, क्योंकि ये एनर्जी डिमांड बढ़ेगा तो इंडिया शुड गो फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, ताकि वो अपना बिना जो कार्बन फ्री एमिशंस, नेट ज़ीरो एमिशंस के बारे में के लिए जो कमिट किया है बाई ये 2070, उसको ये कर पाए। क्योंकि इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो ऑयल डिमांड है ना, ऑयल डिमांड इज़ गोइंग टू डबल। हाँ,
इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ऑयल डिमांड विल डबल फ्रॉम 2021 में अभी जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू डबल बाय 2050। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करें। ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दिया है कि सोलर एनर्जी, स्पेशली सोलर, हाइडल और हाँ विंड एनर्जी, इन तीन एनर्जी को यूज़ करें, और ताकि जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बढ़े पर वो थोड़ा क्लीन हो, ताकि वी कैन अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2070। So these are all the news for today. If you like the video, please like, share, and subscribe. We covered things extensively. I hope you liked it, and I'll be keeping you updated with the latest news. So this was all for the today's, that is 28 October 2022. Thank you so much, and please be tuned with me and keep watching videos.